चलिए अब बात करते हैं क्लास 8 में हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसके जो रिमेनिंग पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कंट्रोल ओवर कंपनी से। पिछले जो चैप्टर में पिछले जो पार्ट हैं उसमें सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्या हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, कंपनी के शासन पर नियंत्रण। समय समय पर नवीन कानून बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विधि यानी कानून यानी लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रारंभ किया गया। इस विधि के शासन का अर्थ यानी इस लॉ के जो शासन का अर्थ था वो क्या था? कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति इक्वल हैं, परंतु अंग्रेज और भारतीयों पर ये एक जैसे कानून लागू नहीं होते थे। भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। सन 1784 में बने पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर द्वैध मतलब दो डुअल शासन व्यवस्था स्थापित किया, जिसमें भारतीय कार्यों को कंपनी तथा ब्रिटिश सम्राट जो थे वो चलाते थे। ठीक है ना, कंपनी के जो कार्य थे वो कौन चलाता था? ब्रिटिश सम्राट। सन 1793 में कंपनी के व्यापार करने का विशेषाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। सन 1813 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंग्रेज सरकार भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए कंपनी का शासन पर से नियंत्रण को कम करना जरूरी था। इसलिए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। शासन संचालन की इस नवीन व्यवस्था ने भारतीयों को कम स्थान प्राप्त हुए। ऊंचे एवं महत्व वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी वो पढ़ लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर नई नई आर्थिक नीतियां अपनाई। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधा, भू राजस्व प्रणाली एवं कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई थी उनके भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी पर परंपरागत ढांचा चरमरा गया। परंपरागत मतलब जो पहले ट्रेडिशनल जो चीज़ें आ रही थी, ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या हुआ था? ध्वस्त होने लगा या खत्म होने लगा। भारतीय कृषि, उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। चलिए ये वाला पैराग्राफ देखते हैं, नीचे वाला इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली। तो अधिकतर जो भारतीय थे वो कहाँ रहते थे? गाँव में। आज भी गांव में अधिकतर जनता निवास करती है, मोर देन 70। जनता स्वयं अपनी आजीविका पर निर्भर थी। ग्रामीण लोग अधिकांशतः खेती किसानी का काम किया करते थे। किसान अपनी फसल का एक निश्चित भाग लगान के रूप में स्वामी जमींदार या ब्रिटिश जो कलेक्टर होते थे उनको देते थे। राज सामान्यतः गांव के पटेल प्रधान के माध्यम से लगान वसूलते थे। ग्रामीण के निश्चित अधिकार थे जिसके तहत उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने अपने अधिकारों एवं भारतीय लगान वसूल कर्ताओं के माध्यम से पुरानी व्यवस्थाओं को जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगान वसूलते समय किसानों को प्रताड़ित भी किया जाता था। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व व्यवस्था। 1793 में इन 1793 में कॉर्नवालिस ने अब कंपनी की आय बढ़ाने तो उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार होने लगा। चेन्नई, मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा दी गई। इसमें भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना जाता था। रेतवाड़ी में जो भूमि जोतते थे उनको ही भूस्वामी माना जाता था। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों की जो भूमि थी उसके अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे और वो जो भूमि थी वो कंपनी हड़प लेती थी। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। महालवाड़ी, ठीक है, अवध के जो क्षेत्र थे, अवध मतलब जो अयोध्या के जो क्षेत्र थे वहां पर, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
यह जमींदारी व्यवस्था का सुधरा हुआ रूप था, है ना, इम्प्रूवमेंट वाला रूप था। ये हम नीचे पढ़ रहे हैं, सबसे नीचे, है ना, जो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है उसे पढ़ रहे हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक महाल, यानी महाल गांव को कहते हैं, ठीक है ना, महाल का मतलब क्या होता है, विलेज, के लिए निश्चित किया गया। क्या निश्चित किया गया? चलिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इन टू इंकर लॉसेज ड्यू टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से अंग्रेज सरकार को हानि भी उठानी पड़ी, क्योंकि जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे, किंतु वे एक निश्चित मात्रा में ही ब्रिटिश शासन को लगान की राशि देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक कृषक जो जमीन जोत रहा था उसे उस जमीन का भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था। अंग्रेजी भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप जमीन आसानी से एक व्यक्ति के हाथों से दूसरे व्यक्ति के हाथों में बेची जा सकती थी। जमीन पर स्वामित्व प्राप्त होने से लोगों का आकर्षण जमीन की ओर बढ़ने लगा। कुटीर उद्योग विनाश के कगार पर थे। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की दशा और भी शोचनीय थी। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर उसका बंटवारा उसके विखंडित कर दिया गया था। सरकारी नीतियों का घातक परिणाम यह निकला कि उसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त पे चले गए। प्रारंभिक तौर पर इन शिल्पकारों और दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए माल को वे विदेशों में बेचकर लाभ कमाते थे। उनकी मांग ब्रिटिश बाजारों में बढ़ती गई, जिसका अक्सर अंग्रेजों उद्योगों पर पड़ने लगा। उसके समक्ष अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो गया। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के प्रयोग व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। सन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के पास होने पर, कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पर, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ सन 1813 ईस्वी में क्या हुआ? चार्टर एक्ट के पास होने के समय तक इंग्लैंड को विशाल विदेशी और औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, कॉलोनियल मार्केट, ठीक है ना, जहाँ पर जाके क्या लगाए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, उद्योग धंधे जहाँ लगाए जाते हैं, है ना, जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, जहाँ पर बाजार होता है, लोग खरीदने बेचने वाले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बाजार, है ना। इन बाजारों में इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाया जा सकता था। चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। परिणामस्वरूप ब्रिटिश जो सामान नाम मात्र के सीमा शुल्क पर भारत आने लगा। भारत में यह सामान देसी दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए सामान जो है क्या होने लगा, सस्ता पड़ने लगा। इसलिए भारतीय बाजारों में देसी वस्तुओं की मांग घटी और विदेशी जो वस्तुएं थी उनकी मांग बढ़ती चली गई, जिससे जो देसी उद्योग धंधे थे वो बंद पड़ने लगे। विशिष्ट वस्तुओं में सूती कपड़ों का विशेष महत्व था। इनका उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था। उत्पादन जो प्रमुख केंद्र थे वो थे ढाका, आगरा, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, मुल्तान, बुरहानपुर, लाहौर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और मदुरई आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। ये कुछ क्षेत्र हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, कुछ हैं पाकिस्तान के, कुछ क्षेत्र हैं इंडिया के। अब बात करते हैं लॉ, जो कानून था पास जो हुआ था 1700 से 1720, 1700 टू 1720। 1700 ईस्वी से सन 1720 में इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगा दी गई, जिसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड के कपड़े उद्योग ने भारतीय कपड़ा उद्योग की स्थिति खराब कर दी। कंपनी का लाभ बढ़ाने के लिए एजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादों को विवश किया। वे उनको बाजार दर से 20 से 40% कम कीमत पर माल दे देते थे। किसानों से निर्मित संस्थाएं सूती के कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है ना। बाहर से सामान आने लगा, जिसके वजह से हमारे पास जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे, जो 1-2 लोग मिलकर, फैमिली के 2-4 लोग मिलकर चलाते थे, वो खत्म होने लगे, जैसे कि आज भी मशीनों के आने से ऐसा हुआ है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेल एवं संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाने के लिए
रेल सड़क मार्गों का विकास किया गया। साथ ही डाक तार सुविधाओं का भी विकास किया गया। विलियम बेंटिंग डलहौजी ने अनेक सड़कों की मरम्मत का कार्य किया। भारत के प्रमुख केंद्र सड़कों बंदरगाहों से जोड़े गए। नदियों के माध्यम से यातायात व्यापार को बढ़ाने के लिए नावें चलाई गईं। डलहौजी ने आधुनिक डाक तार व्यवस्था को शुरू कराया। उसने पहली बार डाक टिकट जारी कराई। उसी के प्रयासों से पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई। इस व्यवस्था का लाभ अंग्रेजी सरकार को अत्यधिक मिला। परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने और सैनिक सामग्री, यानी सैनिक सामग्री मतलब जो सैनिकों के लिए सामग्री होती थी, जरूरतों की सामग्री, सैनिकों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में आसानी हुई। परिवहन के क्षेत्र में रेल व्यवस्था के भी क्रांतिकारी परिणाम निकले। भारत में पहली बार रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में बम्बई और थाने के बीच चलाई गई। ठीक है ना, कब चलाई गई? बम्बई और थाने के बीच 1853 में। चलिए आगे बात करते हैं अब हम इंडियन सोसाइटी इन 18th एंड 19th सेंचुरी। इंडिया की जो सोसाइटी थी, वो समाज था इंडिया का, भारतीय समाज, वह 1800 से 19वीं सदी के बीच कैसा था? 18वीं और 19वीं सदी में भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार के रूढ़ियों और बुराइयों में घर कर लिया। अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगी अंग्रेजी हुकूमत प्रारंभिक तौर पर इस और ध्यान नहीं दिया, परंतु कुछ सुधारवादी प्रशासकों ने भारतीय समाज में जो प्रचलित ये अमानवीय कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादियाँ थी, उसको दूर करने के प्रयास किए। तत्काल समय में कन्यावध कुप्रथा थी जो अधिक क्षेत्र में प्रचलित थी। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय होती थी। सन 1829 ईस्वी के कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इस तरह की तमाम कुप्रथाओं के विरुद्ध राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, समाज में दास प्रथा के रूप में एक अन्य कुरीति पनपती रही। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने में विवश थे। सरकार ने 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर भी प्रभावी रोक लगा दी। पहले दास प्रथा चलती थी, जिसमें बच्चों को, लड़कियों को और दूसरे लोगों को खरीदा बेचा जाता, आदमियों को भी खरीदा बेचा जाता था, लेकिन अब आज ये सब खत्म हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में शिक्षा की व्यवस्था। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ होने से पहले पाठशालाएं, मकतब है ना, मकतब एंड फॉरेन जो हायर शिक्षाएं थी, एजुकेशन थे, जो गुरु आश्रम थे, मदरसा थे, वो चलते थे। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय भाषाओं में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों, पत्र लेखन, गणित पढ़ाए जाते थे। उच्च शिक्षा में मुख्यतः व्याकरण, भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक समय इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रचलन में थी। अंग्रेजों ने, सबसे नीचे वाली लाइन है, अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की। कुछ इंडियन जो थे, जो कुछ भारतीय थे, इस प्रकार में उनका सहयोग, इस जो कार्य था, जो प्रयास था, जो कार्य था अंग्रेजों का, उस पर उन्होंने उनका साथ भी दिया। इसी प्रकार उस समय ईसाई मसीहियों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए, किंतु उन्होंने ईसाईयत यानी कि ईसाई जो धर्म था उसको प्रचलित किया, है ना, उस पर लोगों को जो है तो ईसाई बनने के लिए मजबूर करते थे, उसकी शिक्षा देते थे, है ना। इसी समय ईसाई मसीही ने भी जो है तो अपना क्या किया, प्रचलन में आए और धर्म परिवर्तन करने लगे और साथ में शिक्षा भी देते थे कुछ। सन 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी गई। इसी क्रम में सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की